दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति क्या है, इससे लगभग आप सभी लोग अवगत हैं। मैंने खुद भी अपने इस चैनल पर बांग्लादेश की स्थितियों के बारे में, उसके अलग अलग आयामों के बारे में कई वीडियो बनाए। इसके अलावा विभिन्न सोर्सों से आप लोगों के पास बांग्लादेश की जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में जानकारियां आपको मिलती रही हैं। लेकिन पते की बात यह है कि बांग्लादेश में जो अराजकता का माहौल बना हुआ है उसका नुकसान क्या अकेले बांग्लादेश को हो रहा है या बाकी के और भी कोई है जिसका इंटरेस्ट जो है वह कॉम्प्रोमाइज हो है। आपके नजर में आ रहा होगा पहला नाम इंडिया का, लेकिन भारत ही एकमात्र नहीं है। इसमें और भी कई ग्रेट पावर्स हैं जिनके इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। आइए हम उन सब पर चर्चा करते हैं, लेकिन उन सब की चर्चा करने के पहले आपसे एक विनम्र आग्रह, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल के मध्य में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि बांग्लादेश एशिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जो कोविड-19 महामारी के बाद उसकी जीडीपी में विकास देखा गया। वह रिपोर्ट मेरे सामने खुली हुई है और उस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 2020 में बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वह 3.4%, 2021 में 6.9% और 2022 में 7.2% थी। इसके अलावा बांग्लादेश 2026 तक एक गरीब मुल्क से एक विकासशील देश के रूप में अपने मार्ग प्रशस्त कर रहा है और 2031 तक यह एक उच्च मध्यम आय वाला देश बनेगा तथा 2041 तक यह एक उच्च आय वाला देश बनने का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यह वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट में कहता है। लगभग 16 करोड़ की आबादी वाले इस देश का 2022 का जो जीडीपी है वह 460 बिलियन डॉलर के आसपास थी और यह 2022 में दुनिया की 35वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी थी। इसके पहले वह 41वें नंबर पर बांग्लादेश था। यह विकास उल्लेखनीय है, लेकिन इसके बावजूद जीडीपी वृद्धि दर बांग्लादेश के उत्थान की पूरी कहानी नहीं बताता। कहानी आगे बढ़ती उसके पहले इस साल जुलाई के अंत से ही बांग्लादेश में कोटा सिस्टम को लेकर छात्र सड़क पर उतर आए और छात्रों के इस प्रदर्शन और आंदोलन की वजह से शेख हसीना को सत्ता से बाहर जाना पड़ा और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बनी। फिर शुरू हुआ भारत विरोध का दौर, हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का दौर। इसके बाद भारत बांग्लादेश के संबंधों में वह ऐसी गिरावट आई जो इसके पहले कभी नहीं। दोनों देशों के बीच के संबंध
अपने निम्नतर स्तर तक पहुंच गए हैं। फिलहाल बांग्लादेश बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दौर में तटस्थ रहने और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने का विकल्प चुना है। अगर बांग्लादेशी नजरिए से देखें तो वो कोई गलत नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश आज दुनिया के 5 बड़े पावर्स जो है उनका एक तरह से बैटल ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ अमेरिका अपनी चालें चल रहा है, तो मौके का फायदा उठाने की कोशिश में चीन सक्रिय है। जापान अपनी पुरानी परियोजनाओं को लेकर रणनीतियां बना रहा है, तो वहीं भारत इस विषम परिस्थितियों को पुनः अपने पक्ष में करने के लिए कूटनीतिक रास्ता अख्तियार कर रहा है। और इन सब के बीच दुनिया में लगभग आइसोलेटेड हो चुके पाकिस्तान वह भी अपने लिए अवसर तलाश रहा है। वह किस रूप में अवसर तलाश रहा है उस पर भी चर्चा करते हैं। उसके पहले हम बात शुरू करते हैं चीन से। 2016 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ढाका की यात्रा पर जाते हैं और अपने बांग्लादेश में जो निवेश है उसको बढ़ाने का वादा करते हैं और कई इंफ्रास्ट्रक्चर की जो परियोजनाएं हैं उसमें निवेश करते हैं। बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह मोगला का मॉडर्नाइजेशन होता है। चटगांव में कर्णफूली टनल और पेकुआ में स्थित बीएनएस शेख हसीना पनडुब्बी बेस कुछ ऐसे नाम हैं जो बांग्लादेश में हुए या बने उसमें चीन का ठप्पा लगा हुआ है। तब चीन के बांग्लादेश में तैनात राजदूत ने कहा था कि चीन आर्थिक संबंधों और सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। फिर भी कुछ धारणाओं के विपरीत भले हम कहें कि चीन का भारी निवेश है बांग्लादेश में और चीन बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बांग्लादेश की चीन पर निर्भरता काफी कम है और अगर बांग्लादेश के विदेशी ऋणों की बात करें तो उसमें चीनी ऋण का जो शेयर है वह केवल 8% है। बांग्लादेश में विकास की योजनाओं में अगर दूसरा कोई बड़ी परियोजनाओं के साथ अगर बांग्लादेश का साझेदार है तो वह है जापान। जापान ने बांग्लादेश में पहला डीप सी पोर्ट विकसित करने के लिए वित्त पोषण सौदे को पूरा किया था। यह जो डीप सी मतवारी पोर्ट जो है वह ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट के बीच एक संपर्क का पुल बनाएगा और श्रीलंका में जो चीन के नियंत्रण में हम्बनटोटा पोर्ट है उसका एक विकल्प बनेगा। जापानी सी पोर्ट परियोजना को हर हाल में पूरा करना चाहता है। जापान और बांग्लादेश के बीच गहरे होते संबंध भारत और अमेरिका के हितों में एक तरह से इजाफा करता है, क्योंकि जापान और भारत अमेरिका क्वाड के साझेदार हैं, क्वाड के मेंबर हैं। यह शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के कुछ समय पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के दौरे पर थे। तब उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के साथ भारत का संबंध इतना व्यापक है और सहजता का स्तर इतना ऊंचा है
कि आज कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है और यह 360 डिग्री साझेदारी कही जाएगी। वास्तव में पड़ोसी देशों ने मैत्री थर्मल पावर जैसी कई विकास परियोजनाओं पर काम किया और अपने कुल द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 20 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया। यही वह बात है जिसने दोनों देशों को आपस में सभी लेन देन को अमेरिकी डॉलर के बजाय रुपया और टका के बीच करने के लिए प्रेरित किया। और इसके पीछे कारण ये है कि डॉलर में व्यापार करने पर जो एक्सचेंज रेट है उसमें खर्च होने वाले लाखों डॉलर को दोनों देश बचा सकते हैं। भारत को तो बांग्लादेश का करीबी माना जाता था, लेकिन अमेरिका के साथ बांग्लादेश के रिश्ते जो है वो हमेशा से कॉम्प्लेक्स रहे। अमेरिका एशिया में अपनी रणनीति के लिए बांग्लादेश को एक महत्वपूर्ण ठौर मानता है, लेकिन अमेरिका बांग्लादेश में को एक डेमोक्रेसी के लिए फलने फूलने का बेहतर अवसर वाला देश नहीं मानता। और इसी की यही एक कारण है कि जो बाइडेन के साथ शेख हसीना के संबंध कभी प्रगाढ़ नहीं हो पाए। जो कॉम्प्लेक्सिटी दोनों देशों के बीच है वह तब उजागर होकर आई जब शेख हसीना ने कहा था कि एक व्हाइट मैन बांग्लादेश में एक आइलैंड की डिमांड कर रहा था जिसे वह एक क्रिश्चियन कंट्री के रूप में एक अलग देश बनाना चाहता है। और शायद बकौल शेख हसीना के कि शायद वह उस व्हाइट मैन की बात मान जाती तो उनकी सत्ता नहीं जाती, लेकिन उन्होंने अपनी देश की संप्रभुता से कोई समझौता करना उचित नहीं समझा और बात यहीं से शुरू होती है। और बांग्लादेश में एक अराजक माहौल बन जाता है। जैसे तैसे शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ता है और अचानक से मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर अमेरिका से बांग्लादेश लौटते हैं। मोहम्मद यूनुस के बिल क्लिंटन से, बराक हुसैन ओबामा से और जो बाइडेन से कैसे संबंध है यह जग जाहिर है। और इस बात के प्रमाण तो नहीं, लेकिन डॉट मिलाने पर यह बात स्पष्टता से साबित हो जाती है कि मोहम्मद यूनुस अमेरिकी डीप स्टेट के इशारे पर काम करते हैं, क्योंकि हाल में ही कुछ दिन पूर्व जॉर्ज सोरोस के प्रतिनिधि मार्क ब्राउन मोहम्मद यूनुस से मिलने आए थे। तो कुल मिलाकर अमेरिका बांग्लादेश राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ जब हुई तो अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए वादा तो किया, लेकिन शेख हसीना के साथ अमेरिका ने किसी तरह का कोई सहयोगी रवैया नहीं अपनाया और न ही शेख हसीना अमेरिका को कोई बहुत बड़ा भाव देती थी। क्यों कि बांग्लादेश की जो जरूरतें थीं उन जरूरतों को भारत पूरा कर दिया करता था। लिहाजा शेख हसीना को भारत के इतर कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी और यही बात थी जो बांग्लादेश को भारत समर्थक से भारतीय पिट्ठू तक करार दिया गया।
जैसे जैसे इस क्षेत्र में महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और देशों के तथाकथित लोकतांत्रिक और निरंकुश खेमों के बीच पक्ष चुनने की उम्मीद की जा रही है, ऐसे में मोहम्मद यूनुस से यह उम्मीद जताई जाती है कि वे देश में कट्टरपंथी ताकतों को काबू कर और भारत के साथ संबंधों के बाबत संतुलित नीति लेकर आए। बगैर इसके विश्व बैंक की रिपोर्ट केवल एक कागज का टुकड़ा मात्र रह जाएगा और वह सुनहरे ख्वाब कभी हकीकत में शायद न बदल पाए। अब समय आ गया है कि बांग्लादेश ने अगस्त से जो कारनामा कर रहा है उससे निकले और एक अस्थायी क्षेत्रीय आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित होकर अपनी प्रगति जारी रखे, जिसमें नवाचार के लिए भी अनुकूल वातावरण हो और संबंधों को निखारने के लिए भी खुशनुमा माहौल हो। नमस्कार।